नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। तो आइए आज हम बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के सब्जेक्ट मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की यूनिट 3 असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटीनेटल के टॉपिक नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव इस प्रकार हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? इन स्लाइड नंबर 7 discuss about the total duration of pregnancy. In slide number 11 discuss about the stages of pregnancy. In slide number 13 what physiological changes occur during pregnancy. In slide number 18 discuss about the changes in reproductive system. In slide number 21 discuss about the changes in breast. In slide number 43 discuss about the changes in cardiovascular system. In slide number 46 discuss about the changes in metabolism. In slide number 52 discuss about the changes in integumentary system. In slide number 58 discuss about the changes in respiratory system. In slide number 62 discuss about the changes in urinary system. In slide number 65 discuss about the changes in gastrointestinal system. In slide number 67 discuss about the changes in musculoskeletal system. In slide number 69 discuss about the changes in endocrine system. In slide number 72 discuss about placental hormone. In slide number 76 discuss about the changes in nervous system. In slide number 80 and discuss about the physiological changes, psychological changes during pregnancy. In slide number 82. So let's start the topic. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हम इस वाली यूनिट के अंदर नॉर्मल प्रेगनेंसी और उसका किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, प्रेगनेंसी टाइम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ों के प्रेगनेंसी टाइम पीरियड के अंदर होने वाले चेंजेस, प्रेगनेंसी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट we'll see about the normal pregnancy. First is definition. Pregnancy is a period from the conception to the birth. Pregnancy is a state in which a woman carry a fertilized egg inside her body. Pregnancy जो है वो एक टाइम पीरियड होता है, कॉन्सेप्शन से लेके बर्थ तक का टाइम पीरियड जो होता है वो प्रेगनेंसी कहलाता है। प्रेगनेंसी के अंदर वुमन एक फर्टिलाइज्ड एग अपनी बॉडी के अंदर कैरी करती है। It is the time during which one or more offspring develop inside a woman. It is also known as gestation. प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड को अपन gestation भी बोलते हैं। इसमें जो वन और मोर ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एग इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, डेवलप इनटू द प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो एंड लेटर इनटू द फीटस। जब एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की लाइनिंग के अंदर। धीरे धीरे उसके अंदर डेवलपमेंट होने लगते हैं, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो ही बाद में जिसको कि अपन फीटस बोलते हैं। प्रेगनेंसी एक तरीके से टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो मदर की यूट्रस की लाइनिंग के अंदर इम्प्लांट होता है। धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आते हैं और प्लेसेंटा का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फीटस का डेवलपमेंट होता है और पूरा जो टाइम पीरियड होता है वो प्रेगनेंसी कहलाता है या फिर गेस्टेशन कहलाता है। कंसेप्शन इज़ द एक्ट ऑफ कंसीविंग। यहाँ पे हमने पिछली स्लाइड के अंदर एक वर्ड पढ़ा था कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ कंसीविंग। द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम, द ह्यूमन conceptus from fertilization through the 8th week of pregnancy is termed as an embryo. फर्टिलाइजेशन से 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक का जो कंसेप्शन प्रोडक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियो। फ्रॉम 9th वीक टिल डिलीवरी इट इज़ कॉल्ड फीटस। और 9th वीक से लेके टिल डिलीवरी तक जो कंसेप्शन प्रोडक्ट होता है वही कहलाता है फीटस। रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ ए वुमन बिगिन एट मेनार्की एंड एंड इन द मेनोपॉज।
तो अपन सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। रिप्रोडक्शन पीरियड जो होता है जब स्टार्ट होता है तो उसको अपन मीनार्की बोलते हैं, और जब वो एंड होता है तो उसको अपन मीनोपॉज बोलते हैं। इट यूजुअली एक्सटेंड फ्रॉम द 13 to 45 ईयर्स ऑफ एज। जो रिप्रोडक्शन पीरियड होता है या रिप्रोडक्शन की जो एज होती है एक वुमन के अंदर, वो 13 से लेकर 45 ईयर के बीच की होती है। वाइल बायोलॉजिकल वेरिएशन में अकर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, प्रेगनेंसी इज़ रेयर बिलो 12 ईयर एंड बियॉन्ड 50 ईयर्स। फिर भी जियोग्राफिकल एरियाज़ के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल वेरिएशंस काफ़ी सारे होते हैं, बट अगर आप नॉर्मली देखें तो 12 ईयर से पहले और 50 ईयर के बाद प्रेगनेंसी होना बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है। तो आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा था अपना प्रेगनेंसी के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है, टोटल कितना टाइम पीरियड होता है, कैसे हम प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है काउंट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इससे अंदर देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी हैज़ ट्रेडिशनली बीन कैलकुलेटेड बाई द क्लिनिशियन इन टर्म ऑफ 10 lunar month और 9 कैलेंडर मंथ एंड 7 days और 280 days और 40 वीक्स। प्रेगनेंसी का जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो 10 lunar month होता है, या फिर 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 days बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं 280 days का होता है, या अगर अपन वीक्स में इसको देखें तो वो 40 वीक्स का टाइम पीरियड होता है। टोटल ड्यूरेशन जो होता है वो प्रेगनेंसी का वो 280 days 40 वीक्स हो सकता है, या फिर अपन बोलें 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 days होता है। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। दिस इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल और गेस्टेशनल एज। जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो अपन कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था उसका फर्स्ट डे था, वहाँ से हम 280 डेज़ का जो टाइम पीरियड होगा टोटल कहलाएगा प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड। इसको अपन गेस्टेशनल एज भी बोलते हैं या मेंस्ट्रुअल एज भी बोलते हैं। बट fertilization usually occur 14 days prior to the expected missed period, and in a previously normal cycle of 28 days duration. Thus, the true gestational period is to be calculated by subtracting 14 days from the 280 days, such as 266 days. This is called fertilization or ovulatory age. अपन देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड होगा उससे 14 दिन पहले होगा, ठीक है। तो उसमें अगर नॉर्मल साइकिल चल रहा है 28 डेज़ का, तो उस कंडीशन के अंदर जो हम फर्टिलाइजेशन या ओव्यूलेटरी एज अगर अपन निकालते हैं तो 280 में से हम 14 डेज़ माइनस कर देते हैं तो हमारी आ जाती है फर्टिलाइजेशन या ओव्यूलेटरी एज, जो कि होती है 266 डेज़। This is called fertilization or ovulatory age and is widely used by the embryologist. फर्टिलाइजेशन एज या ओव्यूलेटरी एज जो होती है अब ये मेनली एम्ब्रियोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ करी जाती है क्लिनिकल असेसमेंट वगैरह करने के अंदर। तो अपन देखते हैं कि टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होता है प्रेगनेंसी का वो 9 months 7 days होता है, या 280 days होता है, या 40 वीक्स होता है। इसको हम गेस्टेशनल एज भी बोलते हैं। इसके अलावा जो हम ओव्यूलेटरी फर्टिलाइजेशन एज निकालते हैं उसमें उसको निकालने के लिए अपन 280 में से माइनस 14 डेज़ करने के बाद 266 डेज होती है वो हमारी फर्टिलाइजेशन या ओव्यूलेटरी एज होती है। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। ए प्रेगनेंसी इज लास्ट फॉर 40 वीक्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड टू द बर्थ ऑफ द बेबी। प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है, जो कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर बर्थ तक का टाइम पीरियड होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस कॉल्ड ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी की वो पूरे जो टाइम पीरियड होता है उसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है, और ये जो स्टेजेस होते हैं ये इनको अपन ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ईच ट्राइमेस्टर इज़ लास्ट फॉर अप्रॉक्सीमेट 3 months, और एक ट्राइमेस्टर जो है का जो टाइम पीरियड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 month का होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इट इज़ फ्रॉम 1 through the 12 week। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 12 week तक का जो टाइम पीरियड होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आता है। इट इंक्लूड फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा। इस ट्राइमेस्टर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, बेबी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा। तो फर्स्ट 12 week तक का जो टाइम पीरियड इंक्लूड होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। नेक्स्ट वन इज सेकेंड ट्राइमेस्टर।
इट इज़ फ्रॉम वीक 13 थ्रू 28। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो 13 वीक से 28 वीक तक का जो टाइम पीरियड होता है। अराउंड द मिडिल ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर फीटल मूवमेंट फील। और इस ट्राइमेस्टर के अंदर भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अप्रॉक्सीमेटली मिड सेकेंड ट्राइमेस्टर के मिड में फीटल मूवमेंट भी अपने को फील होने लगते हैं। नेक्स्ट वन इज़ थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है। मेनली ये 29 वीक से लेके और 40 वीक्स तक का टाइम पीरियड होता है। इसके अंदर बेबी का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, जैसे जैसे मदर का जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाता है, बेबी ग्रो करता है, वैसे वैसे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। Maternal physiological changes in pregnancy are the adaptation during pregnancy that a person's body undergoes to accommodate the growing embryo or fetus. Maternal physiological जो changes होता है प्रेगनेंसी के अंदर वो मेनली अडेप्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे जैसे एम्ब्रियो या फीटस जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए मैटरनल फिजियोलॉजी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस एक तरीके से अडेप्टेशन में उसकी हेल्प करते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ए मदर्स बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर एसोसिएटेड विद एंड कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन। मदर की बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो मेनली कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज प्रोग्रेसिवली एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस नॉट ओनली कन्फाइंड टू द जेनेटल ऑर्गन बट आल्सो टू ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वो प्रोग्रेसिवली एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस ओनली जेनेटल ऑर्गन्स के अंदर नहीं होते, ये पूरे बॉडी के सारे सिस्टम्स के अंदर होते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं वो टेम्पोरेरी चेंजेस होते हैं। The changes enable her to nurture the fetus, prepare her body for labor and develop her breast for production of milk during puerperia. जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ये टेम्पोररी टाइम के लिए चेंजेस होते हैं। ये सारे चेंजेस की वजह से मदर फीटस को नर्चर कर पाती है, मदर की जो बॉडी होती है वो लेबर के लिए प्रिपेयर हो पाती है और डिलीवरी होने के बाद मदर जो है बेबी को मिल्क फीड करवा सकती है। ये चेंजेस फिजियोलॉजी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो प्रेगनेंसी टाइम के अंदर होते हैं। प्रेगनेंसी टाइम जैसे ही ख़त्म हो जाता है, बेबी डिलीवर हो जाता है, उसके बाद वापस से ये चेंजेस नॉर्मल होने लग जाते हैं। मदर प्रेग्नेंट कंडीशन से वापस से नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर आ जाती है। ये चेंजेस टेम्पोरेरी चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम एक एक सिस्टम वाइज देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसमें अपन देखेंगे यूट्रस के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ओवरी के अंदर, वेजाइना के अंदर, सर्विक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूट्रस। इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट यूट्रस वेट अबाउट 50 ग्राम एंड मेजर अबाउट 7.5 सेंटीमीटर इन द लेंथ। नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर यूट्रस का जो वेट होता है वो 50 ग्राम होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है। एट टर्म वेट इज़ 900 to 1000 ग्राम एंड मेजर अबाउट 35 सेंटीमीटर इन लेंथ। और जब टर्म प्रेगनेंसी होती है, जब लास्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी का, तो उस टाइम पे उस यूट्रस का जो वेट है वो 900 से 1000 ग्राम हो जाता है और इसकी जो लेंथ होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लग जाती है, जो कि 35 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। द कैपेसिटी इज़ इंक्रीज्ड बाय 500 to 1000 टाइम्स। यूट्रस की जो कैपेसिटी होती है वो 500 से 1000 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ डेसिडुआ। डेसिडुआ इज़ द एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। प्रेग्नेंट यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। इट इज़ सो नेम्ड बिकॉज मच ऑफ इट इज़ शेड फॉलोइंग डिलीवरी। इसको डेसिडुआ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी शेडिंग होती है, डिलीवरी के साथ साथ इसकी शेडिंग होती है, इसकी वजह से इसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस लूटियम causes and decidua to become thicker, richer and more vascular at the fundus and in upper body of uterus. These areas are the usual site of implantation. कॉर्पस लूटियम जो है हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करते हैं, डेसिडुआ को या जो एंडोमेट्रियम होती है प्रेग्नेंट यूट्रस की,
उसको बहुत ज़्यादा थिक बना देते हैं, रिचर बना देते हैं और मोर वस्कुलर बना देते हैं फंडस वाली साइड पे। ठीक है, फंडस वाले एरिया पे वो मोर वस्कुलर, मोर थिकर एंड मोर रिचर हो जाती है और अपर बॉडी ऑफ यूट्रस के अंदर। और इन्हीं साइड पे जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है। नेक्स्ट इज द वेल डेवलप्ड डेसिडुआ डिफरेंशिएट इनटू द 3 लेयर। जो वेल डेवलप्ड डेसिडुआ होती है उसको 3 लेयर के अंदर डिफरेंशिएट होती है वो। फर्स्ट इज सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर, इंटरमीडिएट स्पंजी लेयर एंड नेक्स्ट इज थिन बेसल लेयर। 3 लेयर्स होती हैं। सुपरफिशियल जो लेयर होती है वो कॉम्पैक्ट लेयर होती है, इंटरमीडिएट जो बीच वाली लेयर होती है वो स्पंजी लेयर होती है और थिन बेसल लेयर, बेसल लेयर जो होती है वो बहुत पतली होती है। आफ्टर द interstitial implantation of the blastocyst into the compact layer of decidua, the different portion of decidua are renamed. इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन के बाद कॉम्पैक्ट लेयर में डेसिडुआ की डिफरेंट पोर्शंस ऑफ डेसिडुआ को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। फर्स्ट वन इज डेसिडुआ बेसिलिस और सेरोटिना। डेसिडुआ बेसिलिस क्या होती है? द पोर्शन ऑफ डेसिडुआ इन कॉन्टैक्ट विद द बेस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बेस के साथ जो डेसिडुआ का पोर्शन या जो पार्ट कॉन्टैक्ट में आता है वो कहलाता है डेसिडुआ बेसिलिस। नेक्स्ट वन इज डेसिडुआ कैप्सुलरिस और रिफ्लेक्सा, द थिन सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर कवरिंग द ब्लास्टोसिस्ट। डेसिडुआ कैपिलरिस वो लेयर, थिन सुपरफिशियल लेयर होती है जो कि ब्लास्टोसिस्ट को कवर करती है। नेक्स्ट वन इज डेसिडुआ वीरा एंड पेरिटेलिस, द रेस्ट ऑफ डेसिडुआ लाइनिंग द यूटेराइन कैविटी आउटसाइड द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन के अलावा यूट्राइन कैविटी को डेसिडुआ की जो लाइनिंग कवर करती है वो कहलाती है डेसिडुआ वीरा। इट्स थिकनेस प्रोग्रेसिवली इंक्रीज टू मैक्सिमम ऑफ 5 to 10 mm एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। इसकी जो थिकनेस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 mm तक इंक्रीज हो जाती है एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, and thereafter regression occur with advancing pregnancy so that beyond 20th week it measured not more than 1 mm। सेकेंड मंथ तक जो है इसकी जो थिकनेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जाती है और जब बाद में रिग्रेशन होता है एडवांस प्रेगनेंसी के अंदर, जैसे जैसे प्रेगनेंसी और ज़्यादा ग्रो करती है 20 वीक के बाद तो रिग्रेशन होने लगता है। उस टाइम पे इसकी जो थिकनेस है वो 1 mm तक रह जाती है। Next one is myometrium. Hypertrophy and hyperplasia. The muscle fibers increase in length and width, but there is limited addition of new muscle fibers. मायोमेट्रियम के अंदर मसल्स फाइबर्स के अंदर उनकी लेंथ बढ़ती है, उनके विड्थ बढ़ने लग जाती है। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों होती हैं। Stretching the wall of myometrium become thicker in the first month of pregnancy, and as gestation advances due to distension by growing fetus, the wall become thinner and at term measure about 1.5 centimeter or less. मायोमेट्रियम फर्स्ट मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया होती है, तो फर्स्ट मंथ्स के अंदर मायोमेट्रियम की वो जो वॉल होती है वो थिक होती है। ठीक है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है गेस्टेशन एडवांस होता है और उसके साथ साथ क्या होगा, जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा, प्रेगनेंसी ग्रो करने का मतलब है उसके साथ साथ बेबी भी ग्रो करेगा। बेबी ग्रो करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेचिंग होएगी। स्ट्रेचिंग होने की वजह से जो उसकी वॉल है वो एकदम धीरे धीरे पतली होती जाएगी, थिन होती जाएगी, जो लास्ट में 1.5 सेंटीमीटर तक रह जाती है। Braxton Hicks contraction. The contraction are irregular, infrequent, spasmodic and painless without any effect on dilatation of cervix. During pregnancy, irregular, infrequent, spasmodic और painless contraction completely चलते रहते हैं और इन contractions का dilatation पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जिनको कि हम बोलते हैं Braxton Hicks contractions। ये कॉन्ट्रैक्शंस इरेगुलर होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं, स्पाज्मोटिक होते हैं और सबसे बड़ी चीज़ पेनलेस होते हैं और सर्वाइकल डायलेटेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते। द पेशेंट इज़ नॉट कॉन्शियस अबाउट द कॉन्ट्रैक्शंस। जनरली मदर को इन कॉन्ट्रैक्शंस का पता भी नहीं चलता। इंट्रा यूट्राइन प्रेशर रिमेन्स बिलो द 8 mm of Hg। और ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इनके अंदर इंट्रा यूट्राइन जो प्रेशर होता है वो 8 mm of Hg से भी बिलो रहता है। तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट वन इज मसल लेयर, द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, द थिक मिडल लेयर ऑफ स्पाइनल मायोमेट्रियल फाइबर्स एंड इनर सर्कुलर लेयर। तो मसल लेयर के अंदर 3 लेयर आती हैं। आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, मिडिल लेयर जो होती है वो थिक होती है, स्पाइनल मायोमेट्रियल फाइबर्स की बनी होती है, और जो इनर लेयर होती है वो सर्कुलर होती है। तो अब देखते हैं अपन अरेंजमेंट ऑफ द मसल फाइबर्स। ये जो मसल फाइबर्स होते हैं इनका किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। फर्स्ट वन इज आउटर लॉन्गिट्यूडनल। आउटर लॉन्गिट्यूडनल इट फॉलो ए हुक लाइक अरेंजमेंट ओवर द फंडस। जो आउटर होती है और लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, इनमें जो मसल फाइबर्स होते हैं उनका हुक लाइक अरेंजमेंट होता है फंडस पे। जो साइड में पिक्चर दी हुई है इसमें हम देख सकते हैं। सेकेंड वन इज इनर सर्कुलर लेयर, इट इज़ स्कैंटी एंड स्फिंक्टर लाइक अरेंजमेंट अराउंड द ट्यूबल ऑरिफिसेस एंड इंटरनल ओस। इनर लेयर के अंदर मसल्स फाइबर्स होते हैं वो स्कैंटी होते हैं और एक स्फिंक्टर लाइक के अंदर इनका अरेंजमेंट होता है, और ये मेनली ट्यूबल ऑरिफिसेस और इंटरनल ओस के आसपास पाए जाते हैं। थर्ड वन इज इंटरमीडिएट, इट इज़ द थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस फैशन थ्रू विच ब्लड वेसल्स रन। ये बहुत थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है। इसके अंदर जो मसल फाइबर्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस फैशन के अंदर होते हैं, और ये क्रिस क्रॉस फैशन के अंदर होते हैं और इसमें से ब्लड वेसल्स निकलती हैं। अपन देखते हैं कि जब डिलीवरी का टाइम पीरियड होता है, डिलीवरी हो रही होती है, डिलीवरी के बाद जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शंस क्या करते हैं, इनमें से जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मायोमेट्रियम के अंदर, तो इंटरमीडिएट लेयर के अंदर जो क्रिस क्रॉस सेक्शन के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं इनके में से ब्लड वेसल्स आती हैं, और कॉन्ट्रैक्शंस रिट्रैक्शंस की वजह से ये कम्प्लीटली उन ब्लड वेसल्स को स्क्वीज़ कर देता है, और स्क्वीज़ करने की वजह से ही ब्लीडिंग स्टॉप हो पाती है। यहाँ ये जो फाइबर्स हैं इनका यूज़ जो है लास्ट टाइम में भी काम आता है। नेक्स्ट वन इज पेरीमेट्रियम, द पेरिटोनियम रिमेन द रिलेशन प्रोपोर्शनेटली विद द ग्रोइंग यूट्रस, the uterosacral ligament and the base of the broad ligament rises up to the level of pelvic ring. Uterosacral ligaments होते हैं and the base of broad ligament वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगते हैं, pelvic ring तक पहुंच जाते हैं। This results in deepening of the pouch of Douglas, जिसकी वजह से pouch of Douglas और डीप हो जाता है। Large areas of the lower lateral wall of the uterus remain uncovered by peritoneum. लार्ज एरिया ऑफ लोअर लेटरल वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की लोअर लेटरल वॉल का लार्ज एरिया जो होता है वो अनकवर्ड रहता है पेरिटोनियम से, बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर ब्लैडर एंटीरियरली टू फॉर्म द यूट्रोवेसिकल पाउच एंड ओवर द रेक्टम पोस्टीरियरली टू फॉर्म द पाउच ऑफ डगलस। दीज प्लेस आर फिल्ड अप बाई लूज एंड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो स्पेस बचा होता है यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लड सप्लाई, देयर इज मार्क्ड स्प्रेलिंग ऑफ द आर्टरीज रीचिंग द मैक्सिमम एट द 20 वीक, देयर आफ्टर दे स्ट्रेटन आउट। 20 वीक तक बहुत ज़्यादा जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अपन देखते हैं डॉपलर वेलोसिटी हैज़ शोन यूट्राइन आर्टरी डायमीटर बिकम्स डबल। डॉपलर वेलोसिमेट्री से अपन देखते हैं तो यूट्राइन आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाता है, एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज बाय द 8-fold एट द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और उनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक अप्रॉक्सीमेटली 8 गुना बढ़ जाता है। द ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस थ्रू द यूटेराइन एंड ओवेरियन आर्टरी इंक्रीज टू अबाउट 750 ml per minute at the term to keep pace with its growth and to meet the needs of functioning placenta. यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई है यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी के द्वारा वो अप्रॉक्सीमेटली 750 ml पर मिनट तक बढ़ जाती है, और ये जैसे जैसे ब्लड सप्लाई बढ़ती है, ये ब्लड सप्लाई बढ़ती है फॉर द ग्रोथ, जैसे जैसे ग्रोथ होती है उसको, और जो फंक्शनिंग प्लेसेंटा है उसकी जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए इसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ती है। नेक्स्ट वन इज पोजीशन, नॉर्मल एंटीवर्टेड पोजीशन इज एक्स एग्रीगेटेड अप टू द 8 वीक,
नॉर्मली यूट्रस जो है 8 वीक तक एंटीवर्टेड पोजीशन के अंदर रहता है. एज द यूट्रस enlarges to occupy the abdominal cavity, it usually rotate on its long axis to the right. जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है एब्डोमिनल कैविटी की तरफ तो वो थोड़ा सा लॉन्ग एक्सिस से थोड़ा सा राइट साइड की तरफ रोटेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन. दिस इज़ ड्यू टू द ऑक्यूपेशन ऑफ ए रेक्टोसिग्मॉइड इन द लेफ्ट पोस्टीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस. क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर रेक्टोसिग्मॉइड होता है तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा राइट साइड में रोटेट हो जाता है. दिस मेक्स द एंटीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस टू टर्न टू राइट एंड ब्रिंग द लेफ्ट कॉर्नुआ क्लोजर टू द एब्डोमिनल वॉल. और इसकी वजह से जो एंटीरियर सरफेस होती है वो यूट्रस की वो थोड़ा सा राइट साइड में हो जाती है और लेफ्ट कॉर्नुआ को एब्डोमिनल वॉल के पास ले आती है. द सर्विक्स एज ए रिजल्ट इज डाइवेटेड टू द लेफ्ट साइड, और जिसकी वजह से सर्विक्स है वो भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट हो जाता है, जिसको हम लीवो रोटेशन बोलते हैं. ब्रिंग इट क्लोजर टू द यूरेटर, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट होने की वजह से सर्विक्स जो है वो यूरेटर के क्लोज आ जाता है. Next one is isthmus. During the first trimester, isthmus hypertrophies and elongates to about 3 times its original length. फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर isthmus hypertrophies होती हैं, elongate to about the 3 times of its original length. अपनी original length से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है. It becomes softer, और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है. With advancing pregnancy beyond the 12 week, it progressively unfold from above. 12 week के बाद it progressively unfold from above downward until it is incorporate into the uterine cavity. Unfold होने लग जाता है ऊपर से और डाउनवर्ड की तरफ into the uterine cavity में. The circularly arranged muscle fibers in the region functions as a sphincter in early pregnancy and thus helps to retain the fetus within uterus. सर्कुलरली अरेंज्ड मसल फाइबर्स होते हैं, वो एक स्फिंक्टर की तरह काम करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर, और जिससे कि फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर ही रहता है. तो इसमें अपन देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि इसकी जो लेंथ है फर्स्ट पिक्चर के अंदर, ए पिक्चर के अंदर थोड़ी कम है, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है, और लास्ट वाली डायग्राम सी के अंदर अपन देख सकते हैं वो कम्प्लीटली अनफोल्ड हो चुका है. नेक्स्ट वन इज सर्विक्स. सर्विक्स कंटेन मोर फाइब्रस टिश्यू एंड लेस मस्कुलर टिश्यू दैन द बॉडी ऑफ यूट्रस. सर्विक्स के अंदर मोर फाइब्रस टिश्यू होते हैं और मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो थोड़े कम होते हैं कंपैरेटिव टू यूट्रस की बॉडी के. The cervix remain tightly closed during pregnancy, provide the protection to the fetus and resistance to pressure from above when woman is in standing position. cervix होता है वो टाइटली क्लोज रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, और एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है फीटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. और मदर जब स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर होती है तो ग्रेविटी से भी रेसिस्टेंस देता है. The thickened mucus from a cervical plaque called operculum, which provide protection from ascending infection. जो म्यूकस होता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और एक सर्वाइकल प्लाग बना लेता है, जिसको कि हम ओपराकुलम बोलते हैं. इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि एक वाइट कलर का प्लाग जो है वो बना हुआ है, जिसको कि हम ओपराकुलम बोलते हैं. ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है असेंडिंग इन्फेक्शन से. Next one is there is marked hypertrophy and hyperplasia of the glands which occupy about half the bulk of cervix. हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होता है ग्लैंड्स का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली सर्विक्स का हाफ पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं. ऑल दीज लीड्स टू मार्क सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स गुडेल साइन विच इज़ एविडेंट एज अर्ली एज 6 वीक. हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होता है सर्विक्स के हाफ पोर्शन के अंदर, ग्लैंड्स के अंदर, जिसकी वजह से सर्विक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है. सर्विक्स ये साइन जो है, इस साइन को हम गुडेल साइन बोलते हैं. ये साइन 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे अपने को देखने को मिलता है. इट बिगिंस एट द मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल ओस एंड देन स्प्रेड अपवर्ड. और ये सॉफ्टनिंग जो है वो एक्सटर्नल ओस के मार्जिन से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है. इट नॉट ओनली प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एड इन प्रेगनेंसी बट द चेंजेस इन सर्विक्स फैसिलिटेट इट्स डायलिटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जो गुडेल साइन है वो एक तरीके से डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह भी काम करता है, डायग्नोसिस में भी काम करता है प्रेगनेंसी के.
उसके साथ साथ चेंज इन द सर्विक्स फैसिलिटेट इट्स डायलेटेशन ड्यूरिंग लेबर, और जो सॉफ्टनिंग हुई है सर्विक्स के अंदर वो जब लेबर टाइम पीरियड पे सर्विक्स के अंदर डायलेटेशन होता है तो उसमें भी हेल्प करता है। द सर्विक्स रिमेन 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, पूरे प्रेगनेंसी टाइम पीरियड के अंदर सर्विक्स जो है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। In late pregnancy, softening or ripening of cervix occur, making distensible the muscle of fundus, enhance tension in the outer longitudinal layer of muscles of the cervix, contributing to the process of effacement. In the late pregnancy, softening या ripening of cervix होती है वो distensible होती है। Muscle of the fundus enhance tension in the outer longitudinal layer, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर के अंदर जो मसल्स होती हैं, मसल ऑफ फंडस होती हैं, उनके अंदर टेंशन इन्हेंस हो जाता है, बढ़ जाता है सर्विक्स, और ये क्या हेल्प करता है इफेसमेंट की प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट वन इज वेजाइना। एस्ट्रोजन कॉजेज चेंजेस इन द मसल लेयर एंड एपिथेलियम ऑफ वेजाइना। एस्ट्रोजन मसल लेयर और एपिथेलियम लेयर जो होती है वेजाइना की, उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करता है। मसल लेयर हाइपोट्रोफीज एंड कैपेसिटी ऑफ वेजाइना इंक्रीज। मसल लेयर की हाइपोट्रोफी होती है, वेजाइना की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। चेंजेस इन द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू मेक इट मोर इलास्टिक, और जो उसके सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर चेंजेस आते हैं और जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा इलास्टिसिटी उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ ल्यूकोरिया। वाइट डिस्चार्ज होता है ल्यूकोरिया। वेजाइनल वॉल बिकम हाइपरट्रोफिड, एडियोमेटस एंड मोर वस्कुलर। वेजाइनल जो वॉल्स होती हैं वो हाइपरट्रोफिड हो जाती हैं, एडियोमेटस हो जाती हैं और भी ज़्यादा वस्कुलर हो जाती हैं। उनके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। इंक्रीज द ब्लड सप्लाई ऑफ वीनस प्लेक्सेस सराउंडिंग द वॉल गिव्स द ब्लूइश कलरेशन ऑफ म्यूकोसा। जो वीनस प्लेक्सेस के आसपास की जो वॉल्स होती हैं उसमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लूइश कलरेशन ऑफ म्यूकोसा दिखाई देता है, जिसको कि हम बोलते हैं जैक्यूमियर साइन या फिर चैडविक साइन। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकोसा, वेजाइनल म्यूकोसा, वीनस प्लेक्सेस इज कॉल्ड जैक्यूमियर साइन। नेक्स्ट वन इज वल्वा। Vulva become idiomatous and more vascular. Superficial varicositis may appear especially in multipara. Vulva idiomatous हो जाती है, more vascular हो जाती है, superficial varicositis हो जाती है and may appear especially multipara के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। Labia minora are pigmented and hypertrophic. Labia minora है वो भी pigmented हो जाती है और hypertrophic हो जाती है। Next one is fallopian tube. Fallopian tube on either side are more stressed out in pregnancy and is much more vascular. Fallopian tube जो होती है वो दोनों साइड की जो fallopian tube होती है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है प्रेगनेंसी में एंड मच मोर वस्कुलर हो जाती हैं। द यूटेराइन एंड ऑफ ट्यूब इज़ यूजुअली क्लोज्ड, और यूटेराइन एंड जो होता है fallopian ट्यूब का वो अप्रॉक्सीमेटली क्लोज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जो फिम्ब्रिएटेड एंड होता है वो रिमेन रहता है। Ovary. The growth and function of the corpus luteum reaches its maximum at 8th week. Corpus luteum का जो फंक्शन है और ग्रोथ है वो मैक्सिमम तक पहुंच जाते हैं 8 वीक तक, when it measures about 2.5 सेंटीमीटर and becomes cystic. जब जो कॉर्पस लुटियम है 2.5 सेंटीमीटर का मीजर होता है और ये सिस्टिक हो जाता है। It looks bright orange, later on becomes yellow and finally pale. ये ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है और बाद में धीरे धीरे येलो और फाइनली पेल हो जाता है। रिग्रेशन अकर फॉलोइंग डिक्लाइन इन द सीक्रेशन ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम द प्लेसेंटा। जो रिग्रेशन होता है वो मेनली प्लेसेंटा से जो HCG हार्मोन निकल रहा है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो निकल रहा है, उसके डिक्लाइन होने की वजह से होता है। द कॉलर डिजेनरेशन अकर एट द 12th वीक विच लेटर बिकम कैल्सिफाइड एट द टर्म। जो कॉलर डिजेनरेशन होता है वो 12th वीक पे स्टार्ट हो जाता है और बाद में कैल्सिफाइड हो जाता है एट टर्म पे। बोथ द ओवेरियन एंड यूट्राइन साइकिल ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन रिमेन सस्पेंडेड। और इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, प्रेगनेंसी टाइम पीरियड के अंदर, ओवेरियन और यूट्राइन जो साइकिल्स होते हैं, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो सस्पेंडेड हो जाता है, रुक जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है अब तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स इज नोन एज। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स क्या कहलाती है?
हैगर साइन, गुडेल साइन, जैक्यूमियर साइन एंड ओप्राकुलम। इसका आंसर है गुडेल साइन। तो उसके लिए आप स्लाइड नंबर 36 प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन द ब्रेस्ट। हम जानते हैं, देखते हैं कि प्रेगनेंसी में ही ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी में जो चेंजेस आते हैं ब्रेस्ट के अंदर वो एक तरीके से जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद मदर फीड करवाती है, तो उस टाइम पीरियड के लिए प्रिपरेशन होती है इस कंडीशन के अंदर। उस लैक्टेशन के लिए जो प्रिपरेशन है वो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं हम देखते हैं। 3 to 4th वीक प्रिकलिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन द ब्रेस्ट। 3 से 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे प्रिकलिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन जो होती है ब्रेस्ट में होती है। ड्यूरिंग 6 वीक डेवलपिंग डक्ट एंड ग्लैंड्स कॉजिंग द ब्रेस्ट टू बी लार्ज, टेंस एंड पेनफुल। 6 वीक के अप्रॉक्सीमेटली न्यू ग्लैंड्स और न्यू डक्ट्स जो है उनका डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का जो साइज है वो इनलार्ज हो जाता है और भी ज़्यादा टेंस और पेनफुल रहते हैं ब्रेस्ट। ड्यूरिंग 8 वीक ब्लूइश सरफेस वेन आर विजिबल। अप्रॉक्सीमेटली 8 वीक पे वेन्स हैं वो सरफेस पे जो वेन्स हैं वो विजिबल होने लगती हैं। ड्यूरिंग 8 to 12 वीक वेरिएबल नंबर ऑफ सेबेशियस ग्लैंड which remain invisible in the non-pregnant state in the areola become hypertrophied and are called Montgomery tubercles। 8 से 12 वीक पे जो सेबेशियस ग्लैंड नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर इनविजिबल रहती हैं एरियोला पे, वो और भी ज़्यादा हाइपरट्रोफिड हो जाती हैं, उनका साइज़ होता है वो लार्ज हो जाता है, और यही जो सेबेशियस ग्लैंड कहलाती हैं Montgomery tubercles। The pigmented area around nipple darken and may enlarge known as primary areola। एक पिगमेंटेड एरिया डेवलप हो जाता है निपल के अराउंड, जिसको कि हम बोलते हैं प्राइमरी एरियोला। ड्यूरिंग 16 वीक कोलोस्ट्रॉम कैन बी एक्सप्रेस्ड, फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द पिगमेंटेड एरिया अकर एंड इज़ नोन एज सेकेंडरी एरियोला। और 16 वीक पे जो कोलोस्ट्रॉम है उसका सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, और पिगमेंटेड एरिया था जो निपल के अराउंड वो और भी ज़्यादा एक्सटेंड होने लग जाता है, और भी ज़्यादा और बढ़ने लग जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं सेकेंडरी एरियोला। इन लेट प्रेगनेंसी कोलोस्ट्रॉम में लीक फ्रॉम द ब्रेस्ट, प्रोजेस्टेरॉन कॉज द निपल टू बिकम मोर प्रोमिनेंट एंड मोबाइल। लेट प्रेगनेंसी के अंदर ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रॉल का लीकेज भी होता है कई केसेस के अंदर, और प्रोजेस्टेरॉन जो है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से निपल्स और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं और मोबाइल हो जाते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है अपना चेंजेस इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देखते हैं हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन द वर्कलोड द मसल्स हाइपरट्रॉफीज लीडिंग टू द एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। हम देखते हैं ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ये सारे चेंजेस टेम्परेरी चेंजेस हो रहे हैं, और ये इसीलिए हो रहे हैं कि मदर पहले एक सिंगल वूमन थी, अभी मदर दो लोगों, मदर की बॉडी के अंदर दो चीज़ें, तो मदर का भी कम्प्लीटली उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हैं, प्लस बेबी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ हो गई हैं। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर वर्कलोड जो है वो भी बढ़ जाता है। वर्कलोड मतलब हार्ट है उसको ज़्यादा ब्लड जो है वो पंप आउट करना पड़ता है, उसका वर्कलोड है वो भी बढ़ जाता है। जब वर्कलोड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो मसल फाइबर्स हैं उनके अंदर हाइपरट्रॉफी होने लग जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से कई बार हार्ट का इनलार्जमेंट स्लाइटली हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ इंक्रीज, सिंपल सी चीज़ है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा डिमांड के अकॉर्डिंग, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ हार्ट रेट भी बढ़ेगी उसकी 15 बीट्स पर मिनट, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है उसका, और ब्लड वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड। अब हम यहाँ देखते हैं कि ब्लड चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्लड के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी नियर टर्म पे क्या चीज़ें हो जाती हैं और कितना टोटल इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि ब्लड वॉल्यूम नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर 4000 है, और प्रेगनेंसी नियर टर्म में 550 5500 हो जाता है, और टोटल इंक्रीमेंट 1500 का होता है। प्लाज्मा वॉल्यूम ये नॉन प्रेग्नेंट के अंदर 2500 ml होता है, नियर प्रेगनेंसी 3750 हो जाता है, और टोटल इंक्रीमेंट जो है 1250 हो जाता है। रेड सेल वॉल्यूम ये 1400 होता है, और प्रेगनेंसी नियर टर्म पे 1750 हो जाता है, और टोटल इंक्रीमेंट 350 होता है।
हेमाटोक्रिट जो है होल बॉडी के अंदर 38% होता है, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर ये 32% हो जाता है, यहाँ पे ये डिक्रीमेंट होता है। प्लाज्मा वॉल्यूम इज इंक्रीज मच ग्रेटर दैन रेड सेल मास दैट लीड्स टू द हीमोडाइल्यूशन, दिस इज रेफर्ड एज फिजियोलॉजिकल एनीमिया। जनरली प्लाज्मा वॉल्यूम जो है मदर के अंदर वो इंक्रीज़ होता है और रेड सेल मास जो है वो भी इंक्रीज़ होता है, बट कंपैरेटिवली प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज़ होता है देन रेड सेल मास, जिसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन हो जाता है और ये कहलाता है बाद में फिजियोलॉजिकल एनीमिया। टोटल प्लाज्मा वॉल्यूम लेवल इज इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल 180 ग्राम to 230 gram, but due to hemodilution the plasma protein concentration is reduced. टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल जो है वो 180 ग्राम से 230 ग्राम हो जाता है, लेकिन हीमोडाइल्यूशन की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। दैट लीड्स टू द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लोअर हो जाता है एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एडिमा ऑफ द लोअर लिम्ब। और इसी की वजह से प्रेगनेंसी टाइम पीरियड के अंदर लोअर लिम्स के अंदर एडिमा डेवलप होता है। मतलब प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल है वो बढ़ रहा है, 180 से 230 ग्राम आ रहा है, लेकिन प्लाज्मा जो वॉल्यूम है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है और हीमोडाइल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है। टोटल के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डाउन हो रहा है और इसकी वजह से एडिमा डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट वन इज यूजुअली बीपी डज नॉट राइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ वेन एंड वेन्यूज इज इंक्रीज बाय द प्रोजेस्टेरोन। हमने देखा था जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोन्स की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या होता है, जो वेन्स होते हैं, वेन्यूज होते हैं, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, वो डायलेट हो जाती हैं। तो इसकी वजह से जनरली जो ब्लड प्रेशर है वो प्रेगनेंसी के अंदर नहीं बढ़ता है। यूट्राइन एनलार्जमेंट बियॉन्ड द 20 वीक साइज कैन कंप्रेस द इंफीरियर वेना कावा विच कैन मार्केडली डिक्रीज द रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट और प्रीलोड। हम देखते हैं कि 20 वीक के बाद, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जैसे जैसे यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंफीरियर वेना कावा जो है वो कंप्रेस होने लगती है। इंफीरियर वेना कावा कंप्रेस होती है तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो वापस प्रीलोड जो होता है हार्ट के अंदर वो जाना कम हो जाता है और इसकी वजह से रिटर्न ऑफ ब्लड टू द हार्ट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। As a result, a healthy pregnancy patient in the supine position or prolonged standing can experience symptom of hypotension. जब प्रीलोड कम हो जाएगा या रिटर्न जो ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर वो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट जो है हाइपोटेंशन वाली कंडीशन के अंदर जाएगा। और जब मदर लॉन्ग टाइम तक सुपाइन पोजीशन के अंदर रहती है, लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर रहती है, तो उस टाइम पे मदर हाइपोटेंशन फील करती है और इस कंडीशन को बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। इसको अपन बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। और जो ब्लड प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% डाउन जाता है। इससे रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल एनीमिया इज अकर ड्यू टू। प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होता है? प्लाज्मा वॉल्यूम इज इंक्रीज मोर देन रेड सेल मास। प्लाज्मा वॉल्यूम रेड सेल मास की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाता है। रेड सेल मास इज इंक्रीज मोर देन प्लाज्मा वॉल्यूम, या फिर रेड सेल मास होते हैं वो प्लाज्मा वॉल्यूम की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम एंड रेड सेल मास आर इक्वली इंक्रीज। प्लाज्मा वॉल्यूम और रेड सेल मास दोनों इक्वली इंक्रीज होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन इज इंक्रीज, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मा वॉल्यूम इज इंक्रीज मोर देन रेड सेल मास। प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिव टू रेड सेल मास ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन होता है और फिजियोलॉजिकल एनीमिया डेवलप होता है। इसके लिए आप स्लाइड नंबर 49 प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंजेस इन द मेटाबॉलिज्म। अब हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। द टोटल मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीज ड्यू टू नीड्स ऑफ द ग्रोइंग यूट्रस, फीटस एंड प्लेसेंटा।
सिंपल सी चीज़ें मैंने पहले भी बताया था कि मेटाबॉलिज्म होता है, टोटल मेटाबॉलिज्म वो इंक्रीज़ होता है क्योंकि फीटस ग्रो कर रहा है, यूट्रस जो है वो ग्रो कर रहा है, प्लेसेंटा है, मदर्स की रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज़ इंक्रीज टू द एक्सटेंड ऑफ 30%। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट्स होती हैं उसकी कंपैरिजन में 30% जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, देयर इज़ पॉजिटिव नाइट्रोजीनियस बैलेंस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पॉजिटिव नाइट्रोजीनियस बैलेंस रहता है पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे। एज द कन्वर्जन ऑफ द अमाइनो एसिड टू यूरिया इज सप्रेस्ड, द ब्लड यूरिया लेवल इज फॉल्स टू द 15 to 20%। जो अमाइनो एसिड से यूरिया का जो कन्वर्जन होता है वो सप्रेस हो जाता है और जो ब्लड यूरिया लेवल है वो 15 से 20% कम हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द अर्ली प्रेगनेंसी, हाइपर इंसुलिनीमिया ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, cortisol and increase the tissue resistance to insulin and promote the maternal lipolysis। प्रेगनेंसी के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, कॉर्टिसोल, इनकी वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया रहता है। एंड इंक्रीज द टिश्यू रेसिस्टेंस टू द इंसुलिन, इंसुलिन के जो रेसिस्टेंस होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। एंड प्रमोट द मैटरनल लिपोलाइसिस, और मैटरनल लिपोलाइसिस डेवलप होता है। माइल्ड ग्लाइकोसूरिया अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू डिक्रीज्ड रीनल थ्रेशोल्ड। माइल्ड ग्लाइकोसूरिया डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ड्यू टू डिक्रीज द रीनल थ्रेशोल्ड, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड इंक्रीज द GFR। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ग्लूकोज रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है उसका, और रीनल थ्रेशोल्ड है वो डिक्रीज हो जाती है। फैट मेटाबॉलिज्म, देयर इज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। फैट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है 3 to 4 kg ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फैट इज स्टोर्ड इन द एब्डोमिनल वॉल, ब्रेस्ट, हिप एंड थाइज। फैट जो है वो जनरली एब्डोमिनल वॉल, ब्रेस्ट, हिप और थाइज के अंदर डिपॉजिट होता है। आयरन मेटाबॉलिज्म, आयरन इज ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली अक्रॉस द प्लेसेंटा टू द फीटस। आयरन ट्रांसपोर्ट करता है प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंचता है। टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज 1000 milligram। This is distributed in the fetus and placenta 300 mg and expanded red cell mass 400 mg and remaining is needed for the mother। तो इसमें से कुछ अमाउंट जो वो फीटस और प्लेसेंटा पे चला जाता है उसके लिए, और कुछ अमाउंट रेड सेल मास एक्सपेंडेड में काम आ जाता है। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो मदर की नीड्स को कंप्लीट करता है। मैटरनल वेट गेन, weight gain during pregnancy is compromise the product of consumption and hypertrophy of several maternal tissues। जो मदर के अंदर वेट गेन होता है वो मेनली कंजप्शन प्रोडक्ट की वजह से, और हाइपरट्रॉफी हो रही है काफ़ी सारे मैटरनल टिश्यूज़ की, उनकी वजह से जो है मदर का वेट बढ़ता है। कंटिन्यूसली वेट इंक्रीजिंग इन प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड टू बी ए फेवरेबल इंडिकेटर। कंटिन्यूस वेट गेन होना प्रेगनेंसी के अंदर एक फेवरेबल साइन है या फेवरेबल इंडिकेटर है मदर के लिए। एवरेज वेट गेन इन प्रेगनेंसी इज 11 to 16 kg। एवरेज जो वेट गेन है वो 11 किलो से 16 kg तक वेट बढ़ता है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक एवरेज वेट गेन का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिसमें कि फीटस 3.3 kg का अप्रॉक्सीमेटली फीटस, यूट्रस 0.9 kg, प्लेसेंटा 0.6 kg, अमाइनो एमनियोटिक फ्लूइड 0.8 kg, ब्रेस्ट 0.4 kg, फैट 3.5 kg, ब्लड वॉल्यूम 1.3 kg, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 1.2 kg एंड टोटल 12 kg। तो टोटल अगर अपन एवरेज देखें तो एक 12 kg का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन द इंट्रीगोमेंट्री सिस्टम। अब हम देखते हैं कि स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें हम देखते हैं इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द इंक्रीज मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कॉजेज वेरिंग डिग्री ऑफ पिगमेंटेशन। मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वेरिंग डिग्री ऑफ पिगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। द डीपर पैची कलर ऑन द फेस नोन एज कोलाज्मा और मेलाज्मा और मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। हम देखते हैं कि मदर की फेस पे डीप पैची कलर जो है पैचेस हमें देखने को, पैची कलर के जो पैचेस है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिनको कि हम कोलाज्मा बोलते हैं या मेलाज्मा भी बोलते हैं, और मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ये जो पिगमेंटेशन होता है वो एक तरह से बटरफ्लाई की शेप में मदर की चीक्स को कवर करते हुए नोज़ वाले एरिया को कवर करता है।
A pigmented line from the symphysis pubis to the umbilicus or above is known as linea nigra. हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी की सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके एक लाइन जाती है सिम्फाइसिस प्यूबिस से अम्बिलिकस तक या उससे ऊपर तक एक डार्क पिगमेंटेड लाइन शो होती है जिसको कि हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। यहाँ पिक्चर्स में हम देख सकते हैं, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि मदर कोलाज्मा या मेलाज्मा दिख रहा है, मदर पे डार्क पैची कलर के फेस पे पैचेस दिखाई दे रहे हैं। लीनिया नाइग्रा नीचे वाली पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक डार्क पिगमेंटेड लाइन जा रही है फ्रॉम द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द अम्बिलिकस एंड अबव। Next one is as abdominal size increase, stretching occur in collagen layer of skin. These stretch marks known as stria gravidarum. हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है वैसे वैसे एब्डोमेन का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होता है। जब एब्डोमेन का साइज़ इंक्रीज़ होता है, स्ट्रेचिंग होती है, तो स्किन की जो कोलेजन लेयर होती है उसके अंदर स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रिया ग्रेविडेरम। ये स्ट्रेच मार्क्स स्टार्टिंग में पिंकिश होते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही जो मल्टी ग्रेविडाज होती हैं उनके अंदर ये बाद में सिल्वर शाइनी सिल्वरी कलर के हो जाते हैं। माइन्यूट रेड एलिवेशन ऑफ द स्किन ऑन द फेस, नेक, आर्म, लेग एंड चेस्ट विच इज़ नोन एज एंजियोमा। माइन्यूट छोटे छोटे रेड एलिवेशंस हमें देखने को मिलते हैं ऑन द फेस पे, नेक पे, आर्म्स पे, लेग पे या चेस्ट पे, जिनको हम एंजियोमास बोलते हैं। रेडनिंग ऑफ द पाम नोन एज पाल्मर अरिथमा, और जो मदर्स के जो हाथ हैं, पाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेड रहते हैं, इसको हम पाल्मर अरिथमा बोलते हैं। ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चन है, पिगमेंटेड लाइन फ्रॉम द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द अम्बिलिकस और अबव इज नोन एज। डार्क पिगमेंटेड लाइन जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से अम्बिलिकस या उससे ऊपर तक जाती है क्या कहलाती है? लीनिया नाइग्रा, स्ट्रिया ग्रेविडेरम, मेलास्मा, स्ट्रेच मार्क्स। तो इसका सही आंसर है लीनिया नाइग्रा। इसके लिए आप स्लाइड नंबर 59 प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? फर्स्ट वन इज इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट लीड्स टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पल्मोनरी ब्लड फ्लो। जैसे जैसे कार्डिक आउटपुट बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ेगा। द ब्लड वॉल्यूम एक्सपांशन एंड वैसोडाइलेटेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्ट्स इन हाइपरेमिया and edema of the upper respiratory mucosa causes nasal congestion and epistaxis and even changes in the voice. ब्लड वॉल्यूम एक्सपांशन होएगा, वैसोडाइलेटेशन होएगा प्रेगनेंसी में, जिसकी रिजल्ट्स इन हाइपरेमिया, और अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है वहाँ पे एडिमा भी, हाइपरेमिया और एडिमा दोनों डेवलप हो जाएंगे और जिसकी वजह से कभी कभी नेजल कंजेशन हो सकता है या एपिस्ट्रैक्सिस हो सकता है और इवन मदर की जो वॉइस है उसके अंदर चेंजेस भी देखने को हमें मिल सकते हैं। As the uterus enlarges, the diaphragm is elevated as much as 4 cm and the ribs cage is displaced upward. जैसे जैसे यूट्रस इनलार्ज होता है, डायफ्राम जो है वो अपनी पोजीशन से 4 सेंटीमीटर ऊपर एलिवेट हो जाता है और जो रिब्स केस है वो भी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है, यूट्रस ग्रो हो रहा है, फीटस ग्रो हो रहा है, तो उसको स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए क्या होगा? धीरे धीरे वो डायफ्राम को एलिवेट कर देता है 4 सेंटीमीटर तक और पूरा जो रिब्स केस है वो भी डिस्प्लेस्ड हो जाता है अपवर्ड। ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द चेस्ट एक्सपांड बाय द 2 सेंटीमीटर। जो ट्रांसफर डायमीटर होता है वो भी 2 सेंटीमीटर तक एक्सपांड हो जाता है, बढ़ जाता है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीज बाई 5 to 7 सेंटीमीटर और जो चेस्ट सर्कमफ्रेंसेस होती है वो भी 5 to 7 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो जाती है। ए स्टेट ऑफ द हाइपरवेंटिलेशन अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीडिंग टू इंक्रीज इन द टाइडल वॉल्यूम बाई 30 to 40 ml। हाइपरवेंटिलेशन की एक स्टेज आ जाती है प्रेगनेंसी में लीडिंग टू इंक्रीज इन द टाइडल वॉल्यूम और हाइपरवेंटिलेशन के साथ साथ टाइडल वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है जो कि 30 to 40 ml इंक्रीज होता है। हाइपरवेंटिलेशन कॉजेज चेंजेस इन द एसिड बेस बैलेंस। हाइपरवेंटिलेशन की वजह से एसिड बेस बैलेंस में भी चेंजेस आ जाते हैं। द आर्टीरियल PaCO2 falls from the 38 to 32 mm of Hg and PaO2 rises from the 95 to 105 mm of Hg। PaCO2 जो लेवल होता है वो 38 से 32 mm of Hg डिक्रीज हो जाता है और PaO2 जो लेवल होता है वो 95 से 105 mm of Hg इंक्रीज हो जाता है। दिस facilitate transfer of the CO2 from the fetus to the mother and oxygen from the mother to the fetus। इस
जो आर्टीरियल PaCO2 और PaO2 की वैल्यूज़ के अंदर जो चेंजेस आते हैं, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है CO2 जो कि फीटस से मदर में आती है और मदर से जो ऑक्सीजन है वो फीटस के अंदर जाती है। ग्रोइंग यूट्रस पासेज द डायफ्राम अपवर्ड एंड कॉजेज डिस्निया एट द एंड ऑफ 3rd ट्राइमेस्टर। जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है तो डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से मदर को डिस्निया या ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होने लगती है। नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन यूरिनरी सिस्टम। The kidney increase in the weight and length by 1 centimeter. The influence of progesterone, the renal pelvis and ureter dilated and enlarger. किडनी का जो वेट और उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है बाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तक। ये जो चेंजेस आते हैं ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, ठीक है। इसकी वजह से रीनल पेल्विस और यूरेटर जो है वो भी डायलेट हो जाते हैं और इनलार्ज हो जाते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन जो है वो रहता है मदर को। रीनल ब्लड फ्लो इज इंक्रीज, रीनल ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाता है बाई 50 to 75% इन द अर्ली प्रेगनेंसी, मैक्सिमम बाई द 16th वीक एंड मेंटेन्ड अंटिल 34 वीक। रीनल ब्लड फ्लो जो है वो 50 से 75% तक अर्ली प्रेगनेंसीज के अंदर चेंजेस इंक्रीज हो जाता है 16 वीक तक, और बाद में ये 34 वीक पे मेंटेन हो जाता है। उसके बाद इट फॉल्स बाय द 25%, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है 25% तक। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR इज इंक्रीज बाय 50% ऑल थ्रू आउट प्रेगनेंसी। जो GFR है वो पूरी प्रेगनेंसी के अंदर 50% तक इंक्रीज होती है। ग्लाइकोसूरिया बिकॉज ऑफ इंक्रीज GFR ऑफ ग्लूकोज एंड डिक्रीज इन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ग्लाइकोसूरिया होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज GFR रेट बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट इज चेंजेस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। देखते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। गम्स बिकम हाइपरेमिक, गम्स हाइपरेमिक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज वस्कुलैरिटी। जो वस्कुलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जो गम्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है, और कई बार इनमें थोड़ी ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। नेक्स्ट इज इप्लिस ऑफ प्रेगनेंसी। इप्लिस ऑफ प्रेगनेंसी स्मॉल वस्कुलर एलिवेशन जो है गम्स के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। ये भी जो गम्स कैपिलरीज हैं उनकी ग्रोथ बढ़ने की वजह से होता है। नेक्स्ट इज हाइपर सलाइवेशन एंड पेटाइलिस इज कॉज्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। हाइपर सलाइवेशन या बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होने लगता है क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनका स्टिमुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज पिकअप। इन प्रेगनेंसी के अंदर मदर को अनसर्टेन जो थिंग्स होती हैं वो खाने की क्रेविंग होती है, अनसर्टेन फूड्स खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, जैसे कि आइस हो गया, कोल हो गया, मड हो गया, ये सारी चीज़ें खाने की उसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। नेक्स्ट वन इज़ नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग 4 to 8 वीक के अंदर स्टार्ट होती है और कंटिन्यूस रहती है 14 से 16 वीक तक। ये मेनली होता है कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं स्टोमक की वो रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं वो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होने की वजह से होता है। नेक्स्ट वन इज़ थर्ड वन, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो कार्डियक इंस्ट्रक्टर होता है स्टमक का उसको लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होता है वो वापस से इसोफेगस के अंदर आने लग जाते हैं और जिसकी वजह से हार्टबर्न होता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिपेशन। प्रोजेस्टेरोन ही जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट्स होते हैं उनको डिक्रीज़ कर देता है, रिलैक्स कर देता है और जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। नेक्स्ट वन इज़ एटोनिसिटी ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की अंदर एटोनिसिटी हो जाती है जिसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से स्टोन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। एंड इंक्रीज इन एपेटाइट एंड इंक्रीज थ्रस्ट इज नोटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही एपेटाइट और थ्रस्ट, भूख और प्यास दोनों ही मदर को ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देखते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलैक्सेशन ऑफ pelvic जॉइंट probably रिजल्ट फ्रॉम द हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के अंदर जो pelvic जॉइंट्स हैं वो मोस्टली रिलैक्स हो जाते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। इसमें जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिंग हार्मोन्स हैं वो काम करते हैं।
Estrogen, progesterone and relaxin increase the relaxation of pelvic ligament and muscles during the last week of pregnancy. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन पेल्विक जो लिगामेंट्स होते हैं, जो पेल्विक मसल्स होती हैं, उनका रिलैक्सेशन बढ़ा देते हैं लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में. दिस रिलैक्सेशन अलाउ द पेल्विस टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी इन रेडीनेस टू अकोमोडेट टू द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर. ये रिलैक्सेशन अलाउ द पेल्विक टू इंक्रीज. जब लिगामेंट्स मसल्स होती हैं पेल्विक की वो रिलैक्स हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. कैपेसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से पेल्विस जो है वो रेडी रहता है टू अकोमोडेट द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट. जो भी फीटल पार्ट है उसको अकोमोडेट करने के लिए रेडी रहता है एट द टाइम ऑफ लेबर और एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. द लिगामेंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड सैक्रोइलियक जॉइंट लूजन एज ए रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिलैक्सिन एंड एस्ट्रोजन एंड इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ पेल्विक जॉइंट, फैसिलिटेट वेजाइनल डिलीवरी. सिम्फाइसिस प्यूबिस और सैक्रोइलियक जो जॉइंट्स हैं वो लूज हो जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ रिलैक्सिन की इफेक्ट की वजह से और एस्ट्रोजन की इफेक्ट की वजह से. और जो मोबिलिटी है वो पेल्विक जॉइंट्स की वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है. इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ द पेल्विक जॉइंट आल्सो कॉज अल्ट्रेशन इन द मैटरनल पोस्चर लीडिंग टू लो बैक पेन इन द लेट प्रेगनेंसी. जब पेल्विक जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ होने की वजह से मैटरनल जो पोस्चर्स है वो भी अल्टर हो जाता है और जिसकी वजह से मदर को लोअर बैक पेन प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिलता है. नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? नेक्स्ट इज चेंजेस इन द एंडोक्राइनल सिस्टम. Pituitary gland. The pituitary gland enlarged during pregnancy owing to hypertrophy of anterior lobe. पिट्यूटरी ग्लैंड enlarge हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, उसमें हाइपरट्रॉफी होने लग जाती है उसके एंटीरियर लोब के अंदर. द वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीज एंड वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रेसिंग द ऑप्टिक क्याज्मा, रिड्यूसिंग द विजुअल फील्ड. पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑप्टिक क्याज्मा है वो कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विजुअल फील्ड जो है वो रिड्यूस होने लगता है और मदर को स्लाइट हेडेक होता है. इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ TSH एंड FSH secretion of FSH and LH is inhibited during pregnancy by the effect of progesterone and estrogen. प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से FSH और LH का जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो जाता है. इंक्रीज TSH सिक्रीशन लीड्स टू द हाइपर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है और हाइपर एक्टिविटी होती है थायराइड ग्लैंड की. पोस्टीरियर ग्लैंड रिलीज द ऑक्सीटोसिन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. थायराइड ग्लैंड में इंक्रीज इन साइज एंड एक्टिविटी, साइज और एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल गोइटर डेवलप होता है. मोस्ट प्रेग्नेंट वुमन आर यूथायराइड. थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कंसंट्रेशन डबल हो जाती है, नॉट अदर थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स. टोटल T3 एंड T4 आर इंक्रीज बट नॉट द फ्री T3 एंड T4. पैराथायराइड के अंदर इंक्रीज द साइज एंड एक्टिविटी ऑफ टू रेगुलेट द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. पैराथायराइड ग्लैंड की साइज इंक्रीज हो जाती है और उसकी एक्टिविटी होती है वो रेगुलेट करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को. नेक्स्ट वन इज प्लेसेंटल हार्मोन. फर्स्ट वन इज प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस लूटियम एंड लेवल राइजेज स्टीडीली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रोजेस्टेरोन जो है कॉर्पस लूटियम के द्वारा प्रोड्यूस होता है और इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये 250 mg पर डे तक पहुंच जाता है. इसके क्या एक्शंस हैं? कोलोन एक्टिविटी रिड्यूस, नोजिया, वो कॉन्स्टिपेशन. प्रोजेस्टेरोन कोलोन की एक्टिविटी को कम कर देता है, नोजिया करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है. रिड्यूस द ब्लैडर एंड यूरेट्रिक टोन. ब्लैडर और यूरेटर की जो टोन होता है इसको रिड्यूस कर देता है. डायस्टोलिक प्रेशर रिड्यूस कर देता है, वीनस डायलेटेशन करता है और टेम्परेचर को रेज कर देता है. नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ओवरी सीक्रेट करती है, इसके जो सोर्सेज हैं. लेटर एस्ट्रोजन एंड एस्ट्राडायल प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा इंक्रीज 100-fold एस्ट्रोल
produced by the placenta and fetal adrenal increase 1,000 folds. बाद में एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोडाल जो है प्लेसेंटा के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये एस्ट्रोल होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा 100 फोल्ड्स इंक्रीज होता है एंड फीटल एड्रिनल के द्वारा 1000 फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है। लेवल आउटपुट ऑफ एस्ट्रोजन रीचेज ए मैक्सिमम ऑफ एटलीस्ट 30 to 40 mg पर डे। इसका जो लेवल होता है एस्ट्रोजन का वो 30 to 40 mg पर डे तक पहुंच जाता है। एस्ट्रोयल अकाउंट्स 85% लेवल इंक्रीज, और एस्ट्रोल का 85% जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। पॉसिबल एक्शन इंड्यूस ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड कंट्रोल इट्स फंक्शन। इसके एक्शंस में ये यूट्रस की जो ग्रोथ है उसको इंड्यूस कर देता है, बढ़ा देता है, कंट्रोल कर देता है उसके फंक्शंस को। रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन के साथ। अल्टर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकम मोर पैलिएबल। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है कनेक्टिव टिश्यू का, उसको अल्टर कर देता है और मोर पैलिएबल हो जाता है। कॉज वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन करता है, रिड्यूस द सोडियम एक्सक्रीशन, और सोडियम एक्सक्रीशन करता है। नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं? माइल्ड फ्रंटल हेडेक ड्यू टू द टेंशन एंड हार्मोनल चेंजेस। थोड़ा सा फ्रंटल हेडेक रहता है मदर को हार्मोनल चेंजेस की वजह से और थोड़ी टेंशन की वजह से भी। डिजीनेस ड्यू टू द पोस्चुरल हाइपोटेंशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया और पोस्चुरल हाइपोटेंशन की वजह से डिजीनेस रहती है। टिंगलिंग सेंसेशन इन द हैंड्स आर कॉमन एंड आर ड्यू टू एक्सेसिव हाइपरवेंटिलेशन रिजल्टिंग डिक्रीज ऑफ PaCO2 लेवल। और हाइपरवेंटिलेशन की वजह से टिंगलिंग सेंसेशन मदर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल चेंजेस। क्या देखते हैं हम क्या क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। फर्स्ट वन इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मदर के अंदर क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस होंगे? एक्सेप्टेंस ऑफ प्रेगनेंसी प्रोग्रेसिवली आउट फ्रॉम ए स्टेट ऑफ एम्बिवेलेंस बेबी एज अ पार्ट। मदर जो है वो प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर लेती है प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे, एंड शी कंसिडर्ड बेबी एज अ पार्ट, और उसको फील होने लग जाता है कि बेबी उसी का ही पार्ट है। और यहाँ हम देखेंगे फादर के अंदर भी कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। फॉर फादर एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस में रहता है फादर। कन्वेट द सिंड्रोम, मदर फादर को कन्वेट सिंड्रोम होते हैं। कन्वेट सिंड्रोम के अंदर फादर में एक्सपीरियंस सेम फिजिकल सिम्टम एज मदर। फादर को भी सेम फिजिकल सिम्टम्स कई बार शो होते हैं जैसे कि मदर को होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग आना, डिजीनेस होना, ये सारे सिम्टम्स कई बार फादर को भी देखने को मिल जाते हैं। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर फॉर मदर, मदर रियलाइज बेबी एज ए सेपरेट एज एन रियल पर्सन फैंटेसी अबाउट अनबॉर्न चाइल्ड। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मदर को ये चीज़ फील होने लग जाती है कि बेबी जो है वो एक सेपरेट रियल पर्सन है, ठीक है, और वो एक अनबॉर्न चाइल्ड है। फॉर फादर, फादर में फील जेलस, और फादर को थोड़ी सी जेलसी रहती है क्योंकि इस टाइम पे मदर ओनली बेबी के बारे में ही सोचती है। थर्ड ट्राइमेस्टर फॉर मदर, नेस्टिंग एक्टिविटी प्री एंड पोस्ट डिलीवरी अपीयर एज ड्यू टू लैक अप्रोचेज। मदर ऑल टाइम नेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर लगी रहती है, बिफोर द डिलीवरी, अबाउट डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी टॉक्स के बारे में लगी रहती है। फियर एंड एंजाइटी अबाउट द लेबर, मदर को फियर रहता है और एंजाइटी रहती है लेबर से रिलेटेड। डिज़ायर टू फिनिश द डिलीवरी एंड एट द लास्ट मदर जस्ट वांट टू फिनिश दैट डिलीवरी। शी जस्ट वांट, उसको बस ये लगता है कि बस किसी भी तरीके से सेफली डिलीवरी कंडक्ट हो जाए, बेबी डिलीवर हो जाए। फॉर फादर, फियर एंड एंजाइटी अबाउट सेफ्टी ऑफ मदर एंड बेबी। सिंपली फादर को भी मदर और बेबी की हेल्थ को लेकर फियर और एंजाइटी रहता है। सिबलिंग प्रिपरेशन ऑफ सिबलिंग वेरी अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड एक्सपीरियंस। सिबलिंग को भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो इट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी। तो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम देखते हैं। क्वेश्चन 1, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर इज ऑप्शन ए 1 to 12 week, B 13 to 28 week, C 29 to 38 week, D 10 to 29 week. The answer is B 13 to 28 week. Next, weight of uterus at term is option is A 35 gram, B 50 gram, C 1000 gram, D 1500 gram. Answer is 1000 gram. Question 3, Braxton Hicks contraction are characterized by option A irregular infrequent painless contraction, B regular infrequent painful contraction, C irregular
infrequent painful contraction. D. Painful regular contraction causing cervical dilatation. The answer is regular, infrequent, painless contraction. Question 4. Vaginal wall become hypertrophied, idiomatous and more vascular and give the bluish coloration of mucosa is known as. Option is A. Jacquemus sign, B. Goodall sign, C. Hagar sign, D. Leukorrhea. Answer is Jacquemus sign. Next, operculum means thick mucus from cervical plaque. Option B. Softening of cervix, C. Bluish color of cervix, D. Maturation of cervix. The answer is thick mucus from cervical plaque. Question 6. Hypertrophy of sebaceous gland of breast during pregnancy is known as. Option A. Primary areola. Option B. Montgomery tubercles. Option C. Secondary areola. Option D. Prominent nipples. The answer is Montgomery tubercles. Next, average weight gain during pregnancy is 6 kg, B 3 kg, C 29 kg, D 12 kg. Answer is 12 kg. During pregnancy, the cardiac output is increase, remain constant or fluctuating. The correct answer is increase. Question 9. Deeper patchy color on face of pregnant woman is known as melasma, angiomas, strata gravidarum or linea nigra. The answer is melasma. Next, which hormone is responsible for relaxation of pelvic joint? Oxytocin, relaxin, ADH and thyroxine. The answer is relaxin. So, this is all about this topic. यदि वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी परेशानी दूर कर सकें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।